आजम और उनकी बेटी अब्दुल्ला की पहले विधायकी गई, फिर पिता पुत्र के साथ पत्नी तंजीन फातिमा को 7 साल के लिए जेल की सजा हुई। तो अब वो जमीन भी छिन गई जहां उन्होंने अपना साम्राज्य कायम किया था। दरअसल योगी सरकार अब आजम खां के जौहर की जमीन वापस ले रही है। जौहर ट्रस्ट से जमीन वापस लेने का फैसला कर लिया गया है। योगी कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर बाकायदा मुहर भी लगा दी गई। शिक्षा विभाग के 41,181 वर्ग फुट सरकार वापस लेने वाली है। दरअसल जौहर ट्रस्ट को जमीन लीज पर दी गई थी और सिर्फ 100 रुपए सालाना 30 साल का लीज बना था, जिसे खत्म कर दिया गया है। और इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे आजम खां पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। रामपुर वाले आजम खान जेल में अपने पापों की सजा भुगत रहे हैं। एक बेटे को छोड़कर पूरा परिवार सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। तो अब रामपुर वाले आजम के हाथ से जौहर भी छिनने वाली है, क्योंकि योगी सरकार ने आजम खान को बड़ा झटका दिया है। जौहर ट्रस्ट से जमीन वापस लेने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट में जौहर ट्रस्ट से जुड़ा प्रस्ताव रखा गया था। इस पर कैबिनेट ने विचार के बाद मंजूरी दे दी। दरअसल रामपुर विधायक आकाश सक्सेना ने सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। इस क्रम में उन्होंने जौहर ट्रस्ट को गलत तरीके से जमीन देने का मसला उठाया। इसके बाद सरकार ने ये बड़ा फैसला किया। जनपद रामपुर में मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आवंटित भवन भूमि को मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट को वापस किए जाने के संबंध में ये भी आज लगभग इस भूमि का क्षेत्रफल 41,181 वर्ग फुट है। ये जब इनको आवंटित की गई थी तो इन्होंने शर्तों का उल्लंघन किया और खास तौर से इसमें लीज दी गई थी कि विश्वविद्यालय का एक्सपेंशन करना है, विश्वविद्यालय बनाना है, लेकिन उसमें राजनीतिक दल का कार्यालय बन गया। इसलिए वो भूमि आज वापस दी जा रही है। जौहर यूनिवर्सिटी, जिसके जर्रे जर्रे को आजम ने विवाद की ईंटों पर खड़ा किया, 2003 में मंत्री बनने के बाद सबसे पहले मौलाना अली जौहर ट्रस्ट बनाया गया। इस ट्रस्ट में आजम खान, उनके परिवार के लोगों के अलावा चमरुआ से विधायक नसीर अहमद को सदस्य बनाया गया। साल 2005 में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के लिए एक्ट पारित किया। इस एक्ट में कहा गया कि आजम खान आजीवन इसके वाइस चांसलर बने रहेंगे। लेकिन अब सरकार ने जो फैसला किया है वो आजम के लिए बड़ा झटका है। 1990 से पहले का मामला है। रामपुर में एक स्कूल हुआ करता था, राजकीय मुर्तजा स्कूल। लगभग 4,000 के आसपास उस स्कूल में, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते थे और बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक, इन दोनों का ऑफिस हुआ करता था। आजम ने अपने सरकार का पूरी तरीके से दुरुपयोग करते हुए पहले उस बिल्डिंग को जौहर ट्रस्ट के नाम करवाया। उसके बाद समाजवादी पार्टी सरकार बनने के बाद उस लीज को ट्रांसफर कराते हुए वो रामपुर पब्लिक स्कूल के नाम उसमें कन्वर्ट करवाया और इस तरीके से उस पूरी आज लगभग 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसको आजम ने व्यक्तिगत तौर पर इस्तेमाल किया। ये हमने शिकायत की थी और शिकायत में वो चीज सही पाई गई। दरअसल 2007 में सपा सरकार जाने के बाद जौहर यूनिवर्सिटी का काम लगभग रुक गया। 2012 में सपा की दोबारा सत्ता में वापसी हुई और जौहर यूनिवर्सिटी पर नए सिरे से काम का आगाज भी हुआ। साल 2012 में ही तत्कालीन यूपी सरकार ने बतौर निजी यूनिवर्सिटी इस संस्थान को मान्यता दे दी। बाद में इसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा भी मिल गया और साल 2012 से 17 के बीच सपा सरकार के दौरान आजम खान ने बहुत सारी जमीनों को ट्रस्ट के नाम करवाया। और ऐसा करते भी क्यों नहीं, आखिर उस वक्त सुपर सीएम जो थे आजम खान सूबे में मंत्री थे, लिहाजा जौहर ट्रस्ट ने ये जमीन खुद ले ली। ऐसा होता भी क्यों नहीं, तब आजम किसी सुपर सीएम से कम नहीं हुआ करते थे और अब राजा से रंक बने आजम खान को जौहर की जमीन से भी हाथ धोना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच सरकार के फैसले पर अखिलेश यादव ने धर्म का बीज बो दिया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आजम खान मुस्लिम हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा किया गया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम होने की वजह से ही आजम खान को सजा हुई है और साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि आजम खान ने समाज के लिए बहुत अच्छे काम किए और ऐसे में सरकार इस तरह जमीन वापस नहीं ले सकती। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि
फिर आने वाली सरकार भी जमीन वापस लेगी। और अखिलेश ने आगे क्या कुछ कहा आजम खां के समर्थन में बयान देते हुए, वो आपको सुना। अच्छे कामों के लिए, समाज के बेहतरीन कामों के लिए, स्कूल, मेडिकल या अन्य चीजों के लिए अगर ये सरकार इस तरह जमीन वापस लेगी तो आने वाले समय में जो सरकार आएगी वो भी जमीनी लोगों की वापस लेंगी। और अगर मोहम्मद आजम खां साहब, आदरणीय आजम खां साहब के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि वो मुस्लिम हैं। उनके मुस्लिम होने की वजह से और समाजवादी पार्टी के नेता होने की वजह से वो बीजेपी के लोग चाहते हैं कि किसी और मुद्दे पर बहस नहीं हो, किसी और विषय पर बात ना हो, इसलिए जानबूझ करके इस तरह के काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से जासूसी का जिन्न बाहर आ चुका है। इस बार अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक सबने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उनके फोन की जासूसी हो रही है, उनका फोन हैक किया जा रहा है। हालांकि इस दावे में कितना दम है, ये जांच के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल विपक्षी नेताओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके ईमेल और मैसेज हैक करने की कोई कोशिश कर रहा है और सरकार विपक्षी नेताओं के फोन टैपिंग करवा रही है। वहीं एप्पल कंपनी का दावा है, उनका हवाला देते हुए कहा गया कि यह अलर्ट मोबाइल कंपनी से ही आया है। साथ ही निशाना साधते हुए कहा कि मोबाइल फोन में ताक झांक ठीक नहीं। और जिस तरह से जासूसी हो रही है उसकी हाई लेवल जांच होनी चाहिए। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर कैसे चुनाव से पहले जासूसी का जिन्न एक बार फिर से बाहर आ गया है। 24 के चुनाव से पहले फोन हैकिंग का नया किस्सा तैरने लगा है। इस किस्से का हिस्सा विपक्ष के बड़े बड़े नेता और सांसद हैं। यहां तक कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी आरोप लगा चुके हैं। लेकिन सवाल है, आखिर ये टूल किट किसका है? कैसे एक साथ मोदी विरोध में विपक्षी नेता जासूसी का शोर मचाने लगे? कैसे फोन हैकिंग की सियासी सेटिंग हो गई? कैसे एक साथ सबके फोन ट्रिंग ट्रिंग करने लगे? इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले एक एक कर उन आरोपों को सुना देते हैं जिसमें पहला नंबर अखिलेश यादव का है। और सरकार लीडर्स के फोन जासूसी पे लगाए हुए, इसीलिए मैंने कहा अगर सब संस्थाएं पॉलिटिकल लोगों के पीछे लग जाएंगी। अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस मिल गया, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इनका नोटिस कोई भी दे सकता है। और मुझे याद है, मैं अभी अपने लीडर्स को बता रहा था, एक बार 30 से 31 तारीख को ही नेताजी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यहीं पर लखनऊ में, जब हमारे घर के फोन रिकॉर्ड किए गए थे। दावा है कि विपक्ष के कुछ नेताओं के आईफोन पर कंपनी की तरफ से अलर्ट भेजा गया है, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। विपक्ष के नेता सरकार पर फोन टैपिंग और जासूसी का आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम डरेंगे नहीं, आप जितनी चाहे टैपिंग करा लो, अगर आपको मेरा फोन चाहिए तो मैं खुद आपको दे दूंगा। अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव, लिस्ट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर एक साथ तमाम विपक्षी नेता आरोपों के रिंगटोन क्यों बजाने लगे? कैसे एक ही वक्त देश के अलग अलग शहरों से मोदी सरकार पर आरोप लगने लगे? क्या चुनाव से पहले ये इंडी गठबंधन की सोची समझी साजिश है या फिर कोई हिडन एजेंडा जिसे अब भुनाया जा रहा है? ये नहीं, इसे आरोप क्यों कह रहे हैं? मैसेज अलर्ट आ चुका है, सरकार न कहे कि ये अलर्ट गलत है, मतलब ये हो क्या रहा है? डिजिटल दुनिया बना रहे हैं और पर इन्वेसिव पॉलिटिक्स के तहत क्या देखना चाहते हैं कौन किससे बात कर रहा, क्या बात कर रहा? सीधी सी बात है,
सरकार की ओर से अभी तक कुछ सुना ही नहीं मैंने। ऐसा ही होगा जब राहुल गांधी ने देश में हल्ला करके कि मेरा फोन पेगासस में हैक हुआ है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपना फोन दीजिए इन्वेस्टिगेशन के लिए बिफोर द कमिटी, नहीं दिया उन्होंने। तो ये तो मुझे, और आपने शशि थरूर की बात की तो खुद स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, आईटी के, टेलीकॉम के, उठा करके क्यों नहीं पूछते हैं एप्पल के कंपनी से, गिव एक्सप्लेनेशन व्हाट दिस मैटर। नहीं संतोषजनक हो एफआईआर करें, लेकिन ये सब कहने के पहले सरकार पर आरोप, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, फॉल्स है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने के लिए उनकी जासूसी कराई जा रही है, तो वहीं कई और गंभीर आरोप भी लगाए गए। जासूसी के आरोप में कहा गया कि एप्पल कंपनी से अलर्ट आया है, ईमेल मैसेज हैक करने की कोशिश हो रही है, सरकार फोन टैपिंग करा रही है, फोन में ताक झांक ठीक नहीं। तो वही दूसरी तरफ आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष के आरोप का खंडन किया और साफ शब्दों में कह दिया कि ये लोग देश की उन्नति के लिए बाधा है। इस देश में कुछ हमारे कंपल्सिव क्रिटिक्स हैं जिनको आदत लग गई है कोई भी मुद्दा हो, जब नींद खुले तब उठ के क्रिटिसाइज करो। ये लोग देश की उन्नति को, देश की प्रगति को देख नहीं सकते, पचा नहीं सकते। ये ऐसे लोग हैं जो आज एप्पल ने एडवाइजरी जारी की है, 150 देशों में इन्होंने एडवाइजरी जारी की है, 150 देशों में एडवाइजरी जारी की है। अगर आप एप्पल के मेल का क्लियर देखेंगे, बहुत क्लियर है, कहीं पर कोई उनके पास जानकारी नहीं है क्लियर, वो केवल एक हाइपोथेटिकल या फिर केवल एक एस्टिमेट के बेसिस पे लोगों को उन्होंने ये अलर्ट भेजा है। खैर, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है तो सरकार की तरफ से पलटवार किया जा रहा है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर चुनाव के समय ही जासूसी का जिन्न बाहर क्यों आता है और एक साथ सियासत की घंटी क्यों बजने लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के फोन टैपिंग के आरोप के बाद आईफोन कंपनी से इसकी आधिकारिक सफाई भी आ चुकी है। फोन हैकिंग मामले पर एप्पल का कहना है, उन्होंने एक बयान जारी किया है। एप्पल कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि हम किसी भी तरह के स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक की सूचना नहीं देते हैं। यह संभव है कि एप्पल की कुछ खतरे की सूचनाएं गलत भी हो सकती हैं। कुछ खतरे की सूचनाएं गलत अलार्म हो सकती है। राज्य प्रायोजित खतरे की सूचना हम नहीं देते। इस अलर्ट के पीछे का कारण बताने में भी असमर्थ है। ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से मंत्री बनने का ख्वाब देखने लगे हैं और इस बार तो उन्होंने बिना बुलाए दिल्ली जाने का फैसला भी कर लिया और मंत्री बनने की फाइनल तारीख भी आपको बता दी है। हालांकि अभी तक योगी सरकार की तरफ से मंत्रिमंडल विस्तार के लिए कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन उससे पहले ही राजभर ने कहा है कि हम जल्द ही यूपी सरकार में मंत्री बनने वाले हैं और साथ ही दारा सिंह चौहान को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कल या परसों वो दिल्ली जाएंगे और वहीं मंत्री बनने पर बात होगी। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि फिलहाल बुलावा नहीं आया, लेकिन वो दिल्ली जरूर जाएंगे और 7 नवंबर तक मंत्री बनने की बात भी क्लियर हो जाएगी। यानी कि राजभर एक बार फिर मंत्री बनने के हसीन सपने देखने लगे हैं। और चलिए इसी पर आपको एक रिपोर्ट भी दिखा दें। हम तो बनेंगे, टाइम आने दीजिए। अब देखिए, इसकी खबर हम आपको 7 तारीख को बताएंगे फाइनल। माननीय मुख्यमंत्री जी, इनको जल्दी शपथ दिला दो, नहीं तो ये हमारे पास आ जाएंगे। मंत्री बनने का ख्वाब देख रहे राजभर का राजयोग सिर्फ दावा है या संभावना या फिर सियासी फसाना? क्योंकि जिस तरह ओपी राजभर मंत्री बनने के लिए सपने संजोए हुए हैं, उस सपने को पंख लगने वाला है और बुलावा दिल्ली से आया है। मंत्री बनने वाले बिल्कुल बनेंगे, दारा क्यों नहीं बनेंगे? आप हम तो बनेंगे, टाइम आने दीजिए। देखिए, जो चर्चा चुनाव से पहले ये धमाका होगा क्या? अब देखिए, इसकी खबर हम आपको
7 तारीख को बताएंगे फाइनल। 7 तो है, इसी 7 को हम हो सकता है कल परसों में दिल्ली जाएं तो एक्यूरेट डेट बताएंगे कब डेट को। अमित शाह से मिलने मुलाकात फिक्स हो गई है? नहीं, फिक्स नहीं है, कल बात करेंगे। कल महीने की शुरुआत है ना। मतलब 7 तारीख को फाइनल हो जाए? नहीं, 7 को फाइनल नहीं, मतलब 7 तक हम आपको बता देंगे कि कब क्या होगा। राजभर मंत्री बनने के लिए इतने उतावले हैं कि उन्होंने खुद से ही तारीख भी बता दी और अपने साथ साथ दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनने की लिस्ट में शामिल कर लिया। उन्होंने कहा, मुझे जल्द ही मंत्री बनाया जाएगा, कल मिलने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, 7 नवंबर को फाइनल डेट बता देंगे, मेरे साथ दारा सिंह भी मंत्री बनेंगे। स्वघोषित मंत्री राजभर को इंतजार अब उस घड़ी का है जब उनसे केंद्रीय नेतृत्व की मुलाकात होगी, लेकिन क्या मंत्री पर ही बात होगी, ये बड़ा सवाल है। तो है इसी 7 को हम हो सकता है कल परसों में दिल्ली जाएं तो एक्यूरेट डेट बताएंगे कब डेट को। अमित शाह से मिलने मुलाकात फिक्स हो गई है? नहीं, फिक्स नहीं है, कल बात करेंगे। कल महीने की शुरुआत है ना। मतलब 7 तारीख को फाइनल हो जाए? नहीं, 7 को फाइनल नहीं, मतलब 7 तक हम आपको बता देंगे कि कब क्या होगा। दरअसल ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में आए और आते ही घोसी उपचुनाव में उनका भी प्राइमरी टेस्ट हो गया। घोसी में उन्होंने तमाम दावे किए थे, यहां तक कि समाजवादी पार्टी को हारा हुआ करार दिया, बल्कि पूरे क्षेत्र में अपनी पैठ को लेकर भी अपनी ही पीठ ठोंकते रहे। हालांकि नतीजों के बाद राजभर के दावे भी खारिज हो गए और शायद उनके मंत्री बनने के सपने पर ताला लग गया। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने न तो उम्मीद छोड़ी है और न ही रणनीति बनाने से पीछे हटे हैं। भाजपा के सहयोगी दल सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर बयान दिया है कि वो दिल्ली जा रहे हैं और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे और जल्द योगी कैबिनेट में शामिल होंगे, यानी कि योगी सरकार में ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनेंगे, जैसा कि उन्होंने बयान दिया है। लेकिन इस बीच चर्चाएं यह भी हैं कि ओम प्रकाश राजभर इससे पहले भी लगातार बयान देते रहे, अब उनकी बात में कितना दम है। ओम प्रकाश राजभर के मंत्री बनने के सपनों का क्या होगा, इसका फैसला तो बीजेपी आला कमान ही करेगा, लेकिन ओपी राजभर जिस शिद्दत से सवाल का जवाब दे रहे हैं उसे देखकर साफ है कि वो हर सूरत में मंत्रिमंडल में शामिल हो जाना चाहते हैं। हालांकि घोसी उपचुनाव के नतीजों के बाद राजभर के हाथ से यह सुनहरा मौका शायद फिसल चुका है, लेकिन उम्मीदें अब भी बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर काशी दौरे पर आने वाले हैं और इस बार सौगातों की बौछार के साथ ही चुनावी शंखनाद भी करने वाले हैं। हालांकि उससे पहले सीएम योगी ने आज वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया, अधिकारियों के साथ बैठक भी की। दरअसल पीएम मोदी का काशी दौरा प्रस्तावित है। जानकारी है कि 8 नवंबर को पीएम मोदी वाराणसी जा सकते हैं। इस दौरान वो विकास योजनाओं की सौगात भी दे सकते हैं। दरअसल बीजेपी ने पूर्वांचल में 27 लोकसभा सीटों का अपना लक्ष्य रखा है और इसी को साधने के लिए पीएम खुद काशी से शंखनाद करने वाले हैं। इसी पर आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे। काशी के कायाकल्प का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। बाबा विश्वनाथ के धाम को बुलंदियों पर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि गंगा पुत्र एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। काशी दौरे पर पीएम मोदी न सिर्फ जनता का अभिवादन करेंगे, बल्कि शहर को कई सौगातें भी देने वाले हैं, जो विकास के पथ को संकल्पित करेगा। उससे पहले आज सीएम योगी वाराणसी पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने अन्न क्षेत्र का शुभारंभ भी किया। कल्याण में जो आलेख उनके समय में छपे थे, वही आलेख आज भी चल रहे हैं और उन्होंने घर घर तक, यानी साधन न होने के बावजूद, कोई ऐसा सनातन धर्मावलंबी नहीं होगा भारत के अंदर, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम और दुनिया के अंदर कहीं भी, जहां पर सनातन धर्म के मूल्यों को उन घरों तक कल्याण के माध्यम से पहुंचाने का कार्य न किया है।
2014 और 2019 में जिस सीट से चुनाव लड़कर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, एक बार फिर उसी काशी से 2024 का चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। गंगा पुत्र एक बार फिर वाराणसी से चुनावी अभियान का आगाज करने वाले हैं। पीएम मोदी का मिशन पूर्वांचल न सिर्फ विकास के लिहाज से अहम है, बल्कि इस दौरे का चुनावी मिशन भी है, क्योंकि मोदी के दौरे के साथ ही प्रदेश की योगी सरकार और बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। मोदी जानते हैं कि प्रधानमंत्री बनने की हैट्रिक लगाने के लिए यूपी में 2019 से बड़ी जीत हासिल करना जरूरी है, और यही वजह है कि पूर्वांचल की सीटों को साधने के लिए पीएम मोदी काशी से अभियान को धार देने वाले हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी में दौरा नवंबर में प्रस्तावित माना जा रहा है, और उसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री के हाथों लोकार्पित होने वाली और शिलान्यास होने वाली योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण और अफसरों से सीधे फीडबैक लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी दौरे पर है। तमाम सारी योजनाओं का वो स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं, चाहे फुलवरिया फोर लेन हो या अन्य योजनाएं। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं जिनका शिलान्यास होना है। 23 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने काशी दौरे के दौरान नवंबर महीने में फिर से वाराणसी आने की इच्छा जताई थी। इसके अलावा वाराणसी जिला प्रशासन की ओर से भी ये क्लियर किया गया था कि विकास परियोजनाओं और अन्य प्रमुख आयोजन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का लगातार कार्यक्रम निर्धारित है। इसलिए माना जा रहा है कि 8 नवंबर के बाद प्रधानमंत्री मोदी काशी आ सकते हैं, और आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा भी पीएम के आगमन से पहले बेहद अहम माना जा रहा है। तो इसी के साथ नवंबर में पीएम मोदी का 42वां काशी दौरा होने वाला है, जहां वो विकास योजनाओं की सौगात दे सकते हैं। साथ ही पीएम मोदी जनसभा भी संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि पूर्वांचल में 27 लोकसभा सीटों का टारगेट है। यानी आगामी लोकसभा चुनाव में इस सीट पर मुकाबला फिर से काफी रोचक होने वाला है। हालांकि पीएम मोदी की कोशिश पूर्वांचल की सीटों को फतह कर 80 के लक्ष्य को साधने की है, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ कदम से कदम मिला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रिलायंस इंडस्ट्रीज मुंबई में कल भारत का सबसे लग्जरी मॉल जियो वर्ल्ड प्लाजा खोल रही है। 7.5 लाख वर्ग फुट एरिया में फैला यह मॉल मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की डायरेक्टर ईशा अंबानी की देखरेख में इस मॉल का संचालन होगा। ये मॉल सिर्फ देखने में ही लग्जरियस नहीं, बल्कि यहाँ मिलने वाली सभी चीजें भी बहुत ही लग्जरी होंगी। इस मॉल में बैलेंसिएस, कातिये, इसके अलावा लुई वितो और बाकी तमाम ब्रांड्स होंगे जो कि मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, वर्साची, वैलेंटिनो, मनीष मल्होत्रा के भी कॉस्ट्यूम्स यहाँ पर दिखेंगे। वहीं अबू जानी, संदीप खोसला, पॉटरी बॉन्ड, गुची जैसे तमाम महंगे ब्रांड्स यहां पर आपको एक छत के नीचे मिल जाएंगे। इसके लॉन्च को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की डायरेक्टर ईशा अंबानी ने बताया है कि जियो वर्ल्ड प्लाजा का मकसद दुनिया के बेस्ट ब्रांड्स को भारत में लाना है। इसके अलावा इसके जरिए भारत के शिल्प कौशल के ब्रांड्स को हाईलाइट भी किया जा सकेगा। जियो वर्ल्ड प्लाजा का डिजाइन अमेरिका के मशहूर आर्किटेक्चर और डिजाइन फर्म टीवीएस और रिलायंस टीम ने मिलकर किया है। संगमरमर से बने फर्श, ऊंची छत और शानदार रोशनी से जगमग ये मॉल देखने में बेहद आकर्षक है। मॉल में शॉपिंग से लेकर मल्टीप्लेक्स, थिएटर और बेहतरीन रेस्तरां भी शामिल हैं। प्लाजा का स्ट्रक्चर कमल के फूल और प्रकृति से प्रेरित है। तो मुंबई के बीकेसी में ये मॉल कल इसकी शुरुआत होने वाली है। RIL के जियो वर्ल्ड मॉल की शुरुआत होगी। दुनिया भर के बेस्ट ब्रांड्स आपको एक ही छत के नीचे मिल जाएंगे। आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा मॉल होगा जहां पर आपको वर्ल्ड क्लास लेवल के ब्रांड्स मिलेंगे। शॉपिंग से लेकर फूड चेन इस मॉल का हिस्सा होंगे। स्ट्रक्चर की जहां तक बात हो रही है, वो भी अपने आप में बहुत ही अनूठा है। कमल के फूल और प्रकृति से प्रेरित है इस मॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन किया गया है। आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो आर्किटेक्ट पर भी बहुत ध्यान दिया गया है। संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है फर्श में। SBI कार्ड और रिलायंस रिटेल के बीच एक अहम समझौता हुआ है। दोनों ने एक साथ मिलकर रिलायंस SBI कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड से खरीदारी पर यूजर्स को कई अहम फायदे भी मिलेंगे। ये कार्ड 2 वेरिएंट में लॉन्च किए गए हैं। जी हां,
कार्ड को रुपे प्लेटफॉर्म पर भी लॉन्च किया जा रहा है। इस कार्ड पर यूजर्स के लिए 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक की लिमिट रखी गई है। कार्ड से खरीदारी करने पर कई तरह के स्कीम्स और बोनस का भी फायदा मिलेगा। या रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।